आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। एक चमत्कार है जो वॉशिंग मशीन यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती होगी छोटे छोटे घरों में भी। एक चमत्कार है वॉशिंग मशीन का कि उसमें जो चला जाता है तो उससे ऐसे सुधर के और ऐसे सफा होकर निकलता है कि गलती तो बहुत दूर, उसकी तो सिर्फ प्रशंसा ही की जाती है चारों तरफ। तो लेकिन ये वास्तविकताएं नहीं होती है, ये सच्चाई नहीं होती। आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो दिल की बात है, जो आपने सहा है, समझा है, उससे आप अलग हो नहीं सकते। आज के दिन महिलाओं का के साथ कैसा उत्पीड़न हुआ है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उसको पढ़ के, देख कर, सुनकर शर्म से सर झुक जाता है। मुंबई में भी ऐसा हुआ है और हो रहा है। करप्शन की बात की जाती है, ये कहते हैं कि हमने करप्शन को समाप्त किया। करप्शन को समाप्त किया और उसको एक ही चीज जानते हैं, करप्शन को समाप्त करने के लिए जो उनका विरोध करता है उसको जेल में डाल देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं और समझते हैं करप्शन समाप्त हो गया। और कितने बड़े बड़े घोटाले आए और उस पर चू तक नहीं बोले, कहीं भी उंगली तक नहीं उठाई। और वो करप्शन के घोटाले सिर्फ ये नहीं होते कि किसी ने पैसा मार लिया, किसी ने किसी चीज को अपना निजी संपत्ति बना लिया, किसी ने और कुछ किया। करप्शन के परिणाम ये हैं जो आज मुंबई को देखने पड़ रहे हैं कि करप्शन से एक बना बनाया पुल गिर जाता है। जो हो रहा है इसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, और नहीं रोकेंगे तो क्यों नहीं रोकेंगे, ये बात बड़ी स्पष्ट। फिर नौजवानों का हाल देखिए। हमने इस बात को अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहा कि नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। नौजवान को रोजगार दिलाने के लिए पहले हमें उन्हें कहीं पर किसी बड़ी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, वहां पर इंटर्नशिप का एक अवसर देना है, मौका देना है। और इंटर्नशिप में उनको 1 साल में 1 लाख रुपए उन्हें देने हैं ताकि वो सीख सके, काम अच्छी तरह सीख सके और अपने बल पर खड़े हो सके। ये नौजवान के लिए है। और कम से कम जो रोजगार नौजवान मिलता है सरकारी क्षेत्र से मिलता है, कम से कम वो नौकरियां जो इस वक्त भरी नहीं है उनको तत्काल हमें भरना होगा। और वो नौकरियां तत्काल भर के लोगों को एक अपना जीवन बनाने का एक मौका देना होगा। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प ये है कि गरीब महिलाओं को, जिनके परिवार गरीब हैं, उनको 1 लाख रुपया उनको हर वर्ष मिलेगा। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प ये है। और क्योंकि मैं यहाँ कुछ लोग वकालत से भी संबंधित हैं, तो मैं तो ये कहूंगा, इस बात को तो किसी ने देखा भी नहीं, बहुत बड़ी घोषणा हमारे मैनिफेस्टो में ये की गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जहां सालों साल केस तय नहीं हो पाते, अब वहां पर ये विचार किया जाएगा और तत्काल किया जाएगा और चीफ जस्टिस से इसका परामर्श किया जाएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 2 भाग में बांट दें। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो ताकि हर बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मसला, और आप जानते हैं महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का मसला आया, सबरीमाला में महिलाओं को मंदिर जाने का मसला आया, और बहुत सारे मसले आए। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला आया, उसी तरह से 370 का मामला आया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इन बातों को तत्काल इन पे निर्णय लेगा। लेकिन उससे और केसेस जो है वो पीछे नहीं रह जाएंगे। उनके लिए जो फाइनल अपील कोर्ट बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो 3 जजेस के बेंचेस में वो मामले हल करते जाएंगे। एक बहुत दूरगामी फैसला है, बड़ा दूरगामी फैसला है। लेकिन लोग क्योंकि इन मामलों में फंसे रहते हैं, जो दिन प्रतिदिन मामले होते हैं, इसलिए इस पर किसी ने कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन मुझे कोई बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिफॉर्म कर रहा है ताकि लोग सालों साल इस चिंता में ना फंसे रहे कि कब मेरा फैसला होगा, कब मुझे राहत मिलेगी। वो हमारा मैनिफेस्टो, दूरगामी मैनिफेस्टो, उसको प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि ये किसका मैनिफेस्टो है?
किसका मैनिफेस्टो है? मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, वो भी किस जमाने की मुस्लिम लीग, जो आजादी से पहले की मुस्लिम लीग है। कहां से उनको ये मिला? मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को नोबेल प्राइज देना चाहिए अगर वो ये साबित कर रहे हैं कि जो भी इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है और रखा गया है वो जनहित से हटकर वो किसी आइडियोलॉजी से संबंधित है, जिस आइडियोलॉजी को हम स्वीकार करते हैं, ना जिस आइडियोलॉजी को आज भारत ने अपना आशीर्वाद दिया। नाम कोई किसी का रख ले, लेकिन भारत का आशीर्वाद सेकुलर समाज को दिया गया है। ये नहीं कहा है भारत ने, ये नहीं माना है भारत ने, और सारे ही भारत के विभाजन पर जो लोग समझते थे कि सेकुलर भारत जीवित रहेगा अगर हम यहाँ रहेंगे और अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ एक परिवार समान रहेंगे, और उसका उदाहरण, एक बड़ा उदाहरण उसका कहाँ है? मुंबई में। जहां ये बात होनी चाहिए वहां ये कहा जा रहा है कि ये मैनिफेस्टो जो है प्रेरित है मुस्लिम लीग से प्रेरित है। कहाँ है मुस्लिम लीग? कहाँ है हमारा मैनिफेस्टो? कहाँ पर हमारे संकल्प हैं? कहाँ पर हमारी गारंटीज हैं? और कहाँ पर ये मोदी जी को ये काला एक सपना दिखता है, वो हमें स्वीकार नहीं करता। हमारे मैनिफेस्टो के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए एक भाषा से, एक आवाज में ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ खड़े होकर इन सब की सुरक्षा करनी है। और बधाई है कि ये दूरगामी सोच हमको महाराष्ट्र से मिली। और जगह भी हमारा गठबंधन है, वहाँ और जगह, बहुत जगह हम लोगों ने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ, जो पूर्व प्रतिद्वंदी हमारे रहे, उनके साथ मिलकर हमने गठबंधन बनाया है। लेकिन महाराष्ट्र का गठबंधन मैं समझता हूँ विशेष हमको इनको आभार प्रकट करना चाहिए कि जो लोग समझते थे हो नहीं सकता, वो करके दिखाया है। कभी ये कहा जाता था मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस है, हमारी ठाकरे जी की पार्टी है, हमारे शरद पवार जी की पार्टी है, इन्होंने ये साबित कर दिया हम हैं तो कुछ भी मुमकिन है, करके दिखाया है। और इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई हल्की बात है, बहुत हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक बात है, और इसके परिणाम आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और जो रिजल्ट्स इस दफा आएंगे इस अलायंस के महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ वो पहल करेंगे आने वाले समय के लिए कि हम कैसी सरकार इस देश में बनाएं। कैसी सरकार बनाएंगे? जो सरकार मुक्त करे हमें खौफ से, डर से, जो हमारे मन में विश्वास पैदा करे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, जो ये बताए कि हम जो बात कहना चाहते हैं उससे आप लोग का विशेष संबंध है, कि हम जो बात समझते हैं कहनी चाहिए उस बात को हम कहेंगे तो कोई उसको रोकेगा नहीं। इस बात का विश्वास ऐसी पार्टी और ऐसा हम मैनिफेस्टो लेकर आपके सामने आए। तो ये महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, बेरोजगारी की बात हुई, और हमने तो ये कहा कि हमने किस तरह से एक जोत से जोत जलाई है और किस तरह से एक जलावा किया है, जिसे कहते हैं कि दीप जला जला के हमने प्रकाश ला के दिया है, और किस अंधेरे को समाप्त किया है, जो अंधेरा पैसा और दबाव से पार्टियों को तोड़ने वाला अंधेरा है। पार्टियों को तोड़ा जा सकता है दबाव से, पैसे से, अहंकार से, लेकिन पार्टियों को समाप्त नहीं किया जाता, नहीं कर सकते और ना ये कर पाएंगे। इसलिए एक तरफ इनकी कार्यशैली और एक तरफ हमारी कार्यशैली, इसको लोग देख सकते हैं। अभी देखिए 2-3 बातें हैं, जो शोषण की बात हुई, करप्शन की बात हुई, महिलाओं के उत्पीड़न की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका न मिलने की बात हुई, पेपर लीक, महीनों सालों बच्चे तैयारी करते हैं एक परीक्षा में बैठने के लिए, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और पेपर लीक हो जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है। इतना फ्रस्ट्रेशन नौजवान को उसके बचपन में ही देखने को मिल जाता है
कि उसकी जिंदगी में फिर कोई उम्मीद रह नहीं जाती। और इसको समाप्त करना है, पेपर लीक को समाप्त करना है और लोगों को खुशहाली देनी है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना है। मैं समझता था आप शायद ये कहेंगे वो इतनी बार आए हम बड़े प्रसन्न हैं और ज्यादा आएंगे तो और प्रसन्न होंगे। आप तो प्रश्न लगा रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं इतनी बार। मैं ये मानता हूँ कि रिवर्स प्रपोर्शन में उसको उसके परिणाम उनको मिले। वो जब आए इतनी बार आए तो उनको कितना मिला, अब वो दुगनी बार आएंगे तो दुगनी के आधे हो जाएंगे, उनकी सीटें आधी हो जाएंगी और यही उनको अनुभव हो रहा है, इसी वजह से वो इतना यहाँ आते हैं। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब सच्ची बात तो पता लगेगी 4 तारीख को, 4 जून को पता लगेगा। 4 जून को वो कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे इसका अनुमान लगा लीजिए। मतलब ये उनका लोकतांत्रिक संकल्प है। तो अगर लोकतांत्रिक संकल्प है तो उससे मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, हमको आपको सबको इस बात का अनुभव है कि हम जब हाथ फैलाकर भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान को हमें दे दे। अगर भगवान हमसे सुखी है तो वो हमको कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं करने वाला हूँ। और अब इस दिवाली में देखो मैं क्या करता हूँ और इस बड़े दिन पर मैं देखो क्या करता हूँ। भगवान कहते नहीं ऐसा। भगवान को जो देना होता है वो दे देते हैं और जो भगवान नहीं दे पाते हैं तो भगवान आपसे ये भी नहीं कहते कि भाई माफ करना, एक दफा तो नहीं दे पाया, अगली दफा दे देंगे, आप आगे देखिए क्या होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, लेकिन इसी बात पर नहीं, बीजेपी का काम, बीजेपी का तो कुछ काम ही नहीं है। बीजेपी का तो कुछ काम ही नहीं है। बीजेपी का काम से दबाव, खरीद करो, किसी को धमकाना, किसी को डराना, किसी को दबाना, ये काम है उनका। तो हम उनसे कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी कभी ये भूल जाएंगे कि वो एक पार्टी विशेष के नेता हैं और एक बहुत बड़े सम्मानित देश के वो प्रधानमंत्री हैं। वो भूल जाते होंगे, तो इसलिए अब उनको हम याद नहीं दिलाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का अपना तरीका होता है याद दिलाने का, और इसलिए मैं कह रहा था कि 4 तारीख तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए। 4 को कुछ ना कुछ उनको याद दिला दिया जाएगा। क्योंकि कहाँ किसे अच्छे आदमी नहीं थे ना। हमको किस बात का दुख है? इस बात का दुख है कि ऐसे व्यक्ति भी मुंबई में रहते हैं या रहे या मुंबई को आतंकित किया। ठीक है कि नहीं है? नहीं, आप तो कहते हो कि जैसे छोटी मुंबई कर देंगे वैसे छोटे शकील जैसे नहीं कर देंगे, वहां बना देंगे। सुनिए, इन दोनों की तुलना सही है क्या? अरे आप अच्छा नहीं सही करता। आप ऐसी चीजों से मोदी जी को जोड़ रहे हैं, जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए ना। लेकिन जहां पर गलत बात होती है उसको गलत कहना चाहिए। हमें हिम्मत है ये कहने की कि अगर छोटे शकील जैसे व्यक्तियों ने मुंबई को आतंकित किया तो वो गलत है, ये कहने की हमें गलत होनी चाहिए और आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जो गलत हुआ है वो गलत है। लेकिन ये मुंबई का किरदार नहीं है, मुंबई का किरदार बहुत बड़ा है। तो मुंबई को छोटा ना करो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मुंबई को छोटा ना करो, किसी के भी बहाने से, किसी की भी कारण आप मुंबई को छोटा मत करो और कहीं जाकर ये कहो कि ये मुंबई। जब सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, जब रोजगार चला जाएगा, जब रहन सहन यहाँ का खत्म हो जाएगा, जो यहाँ की उम्मीदें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो मुंबई वो मुंबई नहीं रहेगा जिस मुंबई को हम यहाँ पर आते हैं, जिसका जश्न हम मनाते हैं। तो इसलिए छोटी बातें मत हंसाने दीजिए आपको, इसको वही करिए जो दिल कहता है, और दिल ये कहता है कि ये गलत है, ये गलत है। किसी और से कहलवाइए, फिर हम देखेंगे कितनी हिम्मत है कि नहीं जाने की। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।